हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं राजपूताना राज्य के बारे में। और उस राजपूताना राज्य में हम कवर करेंगे मेवाड़ के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास को कवर करते हुए पढ़ा था प्रांतीय राज्यों के बारे में, जिसमें बात किया था जौनपुर के बारे में। ठीक है, और आज जो अगला राज्य है वो कौन सा है? मेवाड़। इसी तरह से दो तीन छोटे मोटे और राज्य हैं, जैसे कश्मीर है, आपका खानदेश है जो कि गुजरात में है, और मालवा है, ठीक है, उड़ीसा है। ये छोटे मोटे राज्यों के बारे में कवर करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे सूफी संतों के बारे में। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि बहुत दिनों से आपका कोर्स जो है रुक सा पड़ा हो गया था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी डेली आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे और चाहूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों का जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है ये अच्छे से कवर करा दूँ। ठीक है, तो समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। इन राजपूताना राज्यों के बारे में जब हम पढ़ने जाते हैं ना, यानी कि मेवाड़ के बारे में जब हम इतिहास पढ़ने जाते हैं, तो एक राजवंश हमारे सामने आता है जिसका नाम है गहलोत राजवंश। नाम याद रखिएगा, गहलोत राजवंश। यानी गहलोत राजवंश के अंतर्गत मेवाड़ जो था एक प्राचीन राज्य था। ठीक है, यानी इस पर जो राज्य करता था वो कौन था? गहलोत वंश था। उस समय मेवाड़ की राजधानी नागदा थी। नागदा, ठीक है, नागदा। उस समय मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? नागदा। ध्यान दीजिएगा, नागदा से राजधानी शिफ्ट होगी और उसके बाद ही जो है मेवाड़ का उदय होगा। देखिए, पुराने समय में मेवाड़ उतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन आगे आने वाले जो नए नए शासक होंगे वो एक से बढ़कर एक होंगे, एक से बढ़कर एक। अभी मैं सभी शासकों के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी आपको देते चलूँगा। गहलोत वंश के अगर हम शुरुआत की बात करें, यानी 8वीं शताब्दी की बात करें, यानी 701 ईस्वी से लेकर के 799 ईस्वी तक की अगर हम बात करें, तो उस समय उसी के बीच में शासन था बप्पा रावल का। किसका शासन था? बप्पा रावल का। और बप्पा रावल ने ही चित्तौड़ पर अधिकार करके और इसको जो है अपने कब्जे में लिया था, पूरे मेवाड़ को। यह ध्यान दीजिएगा। देखिए, चित्तौड़ और मेवाड़ को लेके बड़े सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर चित्तौड़ और मेवाड़ में अंतर क्या है। ये ठीक उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश और लखनऊ, जैसे मध्य प्रदेश और भोपाल, ठीक है, जैसे आपका बिहार और पटना। ठीक है, यानी क्या कि एक पूरा प्रांतीय राज्य है और दूसरा उसकी राजधानी है। तो शुरू में राजधानी तो चित्तौड़ नहीं थी, लेकिन एक प्रमुख अंग मान सकते हैं मेवाड़ का। ठीक है, किसको? चित्तौड़ को। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेवाड़ की बात होती है तो पूरे के पूरे राजवंश की बात होती है, मतलब पूरे के पूरे राजवंश, सॉरी, पूरे के पूरे राज्य की बात होती है। लेकिन बात जब चित्तौड़ की होती है तो उसके अंदर एक छोटे से जो है छोटे से चीज़ की बात हुई, जैसे लखनऊ है, छोटा सा जिला है, उस तरह की चीज़ों की बात होती है चित्तौड़ पर। ध्यान दीजिएगा, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा इसको लेकर के। तो बप्पा रावल ने सबसे पहले चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ठीक है, इसने अरब आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक रोका भी था, क्योंकि उसी समय जो है 712 ईस्वी के आसपास, 712 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम का नाम आप लोगों ने सुना था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो तमाम अरब आक्रमणकारियों ने धीरे धीरे करके आक्रमण किए हैं। तो शुरुआत में मेवाड़ को किसी ने बचाए रखा तो कौन था? गहलोत राजवंश का बप्पा रावल। आगे चल के एक और राजा हुआ जय सिंह। देखिए, जय सिंह का नाम कहीं कहीं जय सिंह मिलता है, कहीं कहीं जय क्षेत्र सिंह मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जय क्षेत्र सिंह। ठीक है, और इसने जो है तुर्कों के आक्रमण से मेवाड़ को बचाए रखा। तो इन दो लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया कि कम से कम इस पर बाहरी शक्तियों का कोई प्रभाव न पड़ पाया। अदरवाइज उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में जो है बाहरी शक्तियाँ, जैसे कि आपका ले लीजिए, चाहे अरब आक्रमणकारी हो, चाहे तुर्क आक्रमणकारी हो, इन लोगों ने बड़े तौर पर प्रभावित किया है। लेकिन जो राजस्थान था, राजस्थान में जो राजपूताना राज्य थे, खासकर मेवाड़, वो इन सारी शक्तियों से, जो बाहरी ताकतें थी, इनके प्रभाव से बचे हुए थे। और शायद उसमें बड़ा योगदान था बचने का। किसकी वजह से? बप्पा रावल और जयसिंह की वजह से ऐसा संभव हो पाया था। इसी के शासनकाल में, जयसिंह के शासनकाल में ही इल्तुतमिश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले जो मोहम्मद गौरी आया था, मोहम्मद गौरी ने जब अपने क्षेत्र जीत लिया, लौटते समय तो उसकी मृत्यु हो गई और जीते हुए क्षेत्रों को अपने गुलाम को देकर चला गया था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक राज्य करता है। उसके बाद जो अगला शासन आता है वो इल्तुतमिश के हाथों में आता है। ठीक है, इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक एक लंबे पीरियड तक जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना रहता है। और उसी के समय में नागदा पर आक्रमण होता है। और नागदा भी मैंने पीछे आपको बताया, नागदा क्या था? नागदा जो है मेवाड़ की राजधानी थी। यहाँ देखिए, नागदा जो थी मेवाड़ की राजधानी थी और इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया नागदा पर। और आक्रमण किया ही किया और साथ ही साथ उस नागदा को नष्ट कर दिया।
इसीलिए कुछ समय बाद जो है नागदा से राजधानी को ट्रांसफ़र कर लिया गया, स्थानांतरित कर लिया गया। कहाँ पर? चित्तौड़ में। उसके बाद से ही चित्तौड़ जो हमारे अस्तित्व में सामने आया। ठीक है, तो याद रखेगा मेवाड़ की राजधानी कहाँ हो गई? चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में यानी 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक पूरा का पूरा गुलाम वंश चलता है। उसके बाद जो है खिलजी वंश आता है दिल्ली सल्तनत पर, और खिलजी वंश का दूसरा शासक रहता है। पहला रहता है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा रहता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसका भतीजा है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी, जिसके नाम पर अभी मूवी आई है, याद है ना, पद्मावत मूवी। ठीक है, तो याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और उस समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? तो राणा रतन सिंह थे। चित्तौड़ के पूरे मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह थे। और इस लड़ाई के दौरान याद रखिएगा अंततः जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा राणा रतन सिंह को। इनके बारे में अलग से मैं आपको कहानी बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग मेवाड़ राजवंश को पढ़ रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे होता है क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने एक प्रशासक जिसका नाम रहता है खिज्र खां, उसके संरक्षण में इस चित्तौड़ को छोड़ देता है, और आगे चल के इसी चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा जाता है, क्योंकि इसका प्रशासक कौन था? खिज्र खां। ठीक है, तो इसने नाम रखा गया खिजराबाद। खिलजी वंश के पतन के बाद, जब खिलजी वंश का भाई लंबा समय तक चला नहीं, खिलजी वंश बड़े छोटे समय तक था। खिलजी वंश के पतन के बाद राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर हमीरदेव के देखिए नया शासक है, हमीरदेव ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। हमीरदेव ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब आगे देखिए क्या होता है। हमीरदेव तक तो बात ठीक थी, शासन चलता रहा, चित्तौड़ ठीक ठाक स्थिति में था। इसके बाद अगले शासक हैं मोकल। 1420 ईस्वी से लेकर 1333 ईस्वी तक 1433 ईस्वी तक शासन था किसका? मोकल का। यह एक शक्तिशाली एवं कला प्रेमी शासक था, बहुत ही शक्तिशाली एवं कला प्रेमी शासक था। अगर हम इसके कला के बारे में जानकारी लेना चाहें तो देखिए प्रसिद्ध शिल्पकार, जिसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके संरक्षण दिया हुआ था प्रसिद्ध कविराज को भी। शिल्पकार में माना, फन्ना, विशाल, तीन लोगों का नाम यहाँ पर याद रखिएगा, माना, फन्ना और विशाल। ये तीन ऐसे शिल्पकार थे जो कि बड़े फेमस थे मोकल के राज्य में। कई बार जो एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है तो इसको ध्यान दीजिएगा। और वाणी विलास और योगेश्वर, ये दो कविराज थे जिनको राजकीय संरक्षण प्रदान हुआ था। इसके अलावा मोकल ने एक लिंग मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। पुनरुद्धार मतलब बाउंड्री कराया था उसका। ठीक है, इसके बाद मोकल का पुत्र था राणा कुंभा। राणा कुंभा का नाम आपने सुना है ना, राणा कुंभा, जो कि मोकल का पुत्र था, और इसकी हत्या कर दिया था एक व्यक्ति ने, इसका नाम था महापा पनवार। ठीक है, तो हत्या तो कर दिया था मोकल का, और राणा कुंभा ढूंढ रहा था उस हत्यारे को। पता चला राणा कुंभा को कुछ समय बाद पता चला कि ये हत्यारा जो है मालवा में जाके छिपा हुआ है। तो राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी, याद रखिएगा महमूद खिलजी, इसका खिलजी वंश से कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा मत समझिएगा खिलजी लगने की वजह से खिलजी वंश से लेना देना है, नाम है केवल महमूद खिलजी। ठीक है, तो मालवा का शासक था महमूद खिलजी, उनको जो है संदेश भिजवाता है राणा कुंभा कि आप जो है जो हमारे पिता के हत्यारा है महापा पनवार, उसको जो है आप हमें सौंप दीजिए। लेकिन महमूद खिलजी ने उस हत्यारे को राणा कुंभा को सौंपने से इनकार कर दिया, और इसी बात पे राणा कुंभा जो है आग बबूला हो गया। इसका शासनकाल था 1433 से लेकर 1468 तक, और राणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा कर दिया। पूरी एक बड़ी सेना लेकर, फौज लेकर कहाँ पहुँच गया? मालवा पर, और मालवा में एक भयंकर युद्ध हुआ। उसी युद्ध के दौरान बड़े भीषण नरसंहार हुए, और महमूद खिलजी को उठा के लेके आया कहाँ पर? अपने राज्य चित्तौड़ में लेके आ गया। महमूद खिलजी को पराजित करके युद्धबंदी स्वरूप उसे चित्तौड़ लाया गया, और उसी समय मालवा जीतने की स्मृति में एक स्तंभ बनाया गया जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ। कई बार आता है आपके एग्जाम में पूछा, कई बार पूछा है, पेड क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? कुंभा, राणा कुंभा ने बनवाया था। और कब बनवाया था? मालवा का जब विजय करके आया था तो। लेकिन मालवा का विजय क्यों किया था ये बड़े कम लोग जानते हैं, तो अगर आप जानते रहेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि उसके सब चीज़ जानते हैं। और इस कीर्ति स्तंभ का एक और नाम है विजय स्तंभ, याद रखिएगा। और यह बना था 1448 में, 1448 में। राजस्थान के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको जो है एकजुट करके एक साथ अपने अंडर में लेता है, अपने कंट्रोल में लेता है, नियंत्रण में लेता है। कोटा, बूंदी, डुंगरूपुर और नागौर, ये जो छोटे छोटे राज्य रहते हैं इनको एकजुट करके एक पूरे के पूरे राजस्थान में एक छत्र राज्य की घोषणा करता है। कौन? राणा कुंभा। ठीक है, आइए कुंभा के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जिस तरह से इसके पिता जो है संगीत प्रेमी थे, उसी तरह से राणा कुंभा के अंदर भी संगीत प्रेम था।
कुंभा भी अपने पिता की भांति संगीत प्रेमी तथा विद्वान था। वह एक कुशल बीड़ा वादक भी था। एक कुशल बीड़ा वादक भी था। बीड़ा वादक का नाम जहाँ भी आया करे उसको अंडर एस्टिमेट मत किया करिए, उसको हाईलाइट रहने दिया करिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। संगीत शास्त्र में इसने कई ग्रंथ भी लिखे जैसे सीगत राज, ठीक है, जैसे संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध, ये कई सारे ग्रंथ जो है राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा इन सभी ग्रंथों के बारे में तो बड़ा कम लोगों का फोकस होगा कि राणा कुंभा के ऊपर, क्योंकि राणा कुंभा को एक्चुअली जितने भी मेवाड़ के शासक थे ना, इन लोगों को थोड़ा सा राजाओं, शक्तिशाली महान सम्राट टाइप का दिखाया गया कि नहीं ये क्षत्रिय हैं और इनका लेना देना सिर्फ मारपीट से या युद्ध से है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे शासक ऐसे थे जो युद्ध के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थे और उसमें राणा कुंभा का भी नाम आता है। जयदेव के गीत गोविंद, जयदेव ने एक रचना किया था गीत गोविंद पर और उस गीत गोविंद पर एक टीका भी लिखा है राणा कुंभा ने जिसका नाम है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। मेवाड़ में कुल 84 किले बनाए गए हैं। 84 में से कुल 32 किले अकेले किसने बनवाए थे? राणा कुंभा ने बनवाए थे। तो आप देख सकते हैं यानी मेवाड़ में यार किले जाकर घूमने लगे। पूरे राजस्थान में अगर हम किले की बात करें, मेवाड़ मतलब पूरा राजस्थान ले सकते हो आप, तो वहाँ पर कुल 84 किले हैं। 84 किलों में से 32 किले किसके द्वारा बनाए गए हैं? राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, इमारतों का निर्माण कराया, सराय का निर्माण कराया। इसके अलावा अचलगढ़ और कुंभलगढ़ ये 2 किले बहुत फेमस हैं। सास बहू का मंदिर भी इसी ने बनवाया। सास बहू का मंदिर ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। और सूर्य मंदिर जिस तरह से कोणार्क में उसी तरह से एक सूर्य मंदिर का निर्माण राणा कुंभा ने भी करवाया था अपने शासनकाल में। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। 1473 ईस्वी में उसकी हत्या उसके पुत्र उदय सिंह ने कर दिया। ये तो बड़ा गलत हुआ यार, ये बड़ा ही गलत हुआ कि उसकी हत्या खुद उसके पुत्र ने ही कर दिया, उदय सिंह ने कर दिया। लेकिन उदय सिंह का पुरजोर विरोध किया जनता ने, क्योंकि राणा कुंभा की जो कीर्ति थी वो बड़ी ज़्यादा थी। उसके राज्य में राणा कुंभा को मानने वाले लोग ज़्यादा थे कि राणा कुंभा अच्छा व्यक्ति था। शक्तिशाली होने के साथ साथ वो तमाम विद्वानों को संरक्षण दे रखा था। इसके अलावा वो खुद भी संगीत प्रेमी था, बीड़ा वादक था, बहुत सारी चीज़ें अच्छाई थी। इसके अलावा बहुत सारे उसने किले बनाए, मंदिरें बनाई, इमारतें बनवाई। तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों का मनपसंद राजा था राणा कुंभा। लेकिन जब उसकी हत्या किया उसके पुत्र ने तो उसका विरोध लोगों ने किया। इस विरोध के कारण उसके पुत्र ने गद्दी नहीं पा पाई और उसके पश्चात अब उनकी मृत्यु तो हो ही चुकी थी। तो उसका छोटा भाई, उदय सिंह का छोटा भाई जिसका नाम था राजमल, वो जो है राजा बना। और 1473 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक कुल 36 वर्षों तक, पूरे के पूरे 36 वर्षों तक एक सफल शासन किया। किसने? राजमल ने। बहुत ज़्यादा कुछ बनवाया नहीं इसने, क्योंकि सब कुछ राणा कुंभा ने ऑलरेडी बनवा के गया था। तो इसने कुछ नया काम नहीं किया, बस एक टेम्परेरी राजा के रूप में जो है राज्य करता रहा। ठीक है। और अगल बगल इतनी शांति थी कि कोई दिक्कत भी नहीं था। लोधी वंश चल रहा था, लोधी वंश से उतना ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं था इसके ऊपर। और लोधी वंश खुद ही जो है अपने में लड़मड़ रहा था। ठीक है, 3 ही राजा हुए थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। हाँ, जब इब्राहिम लोधी आता तो थोड़ा सा अपने राज्य विस्तार के बारे में सोचता। इसके पहले के जो राजा थे वो जो अपने राज्यों के विस्तार के बारे में उतना ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से मेवाड़ का जो राजा था राजमल, वो एकदम स्थिर बना रहा। 1509 में जब राजमल की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जिसका नाम था राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना, संग्राम सिंह या सांगा, एक ही नाम है, 2 नाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक जो इसका शासन था, और इसने जो है 3 जगह अभियान चलाया। मालवा का अभियान चलाया, दिल्ली का अभियान चलाया था और गुजरात का अभियान चलाया था। थोड़ी सी बातें मैं करता हूँ उसके अभियान के ऊपर। 1517 से लेकर 1518 के बीच में उसने एक युद्ध लड़ा था, घाटोली का युद्ध। घाटोली का युद्ध, ठीक है, ये युद्ध था राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में। और उस युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और राणा सांगा की जीत हुई थी। यह भी एक वजह था इब्राहिम लोधी ने को हारने का, बहुत चीज़ था। इस युद्ध के बाद जब इब्राहिम लोधी हारा तो यहाँ पे दिल्ली अभियान हुआ और इसके तत्पश्चात तुरंत उसने मालवा अभियान भी किया और गुजरात अभियान भी किया। इस तरह से गुजरात और मालवा के एक बड़े क्षेत्र जो है मेवाड़ के अंदर आ चुके थे। और अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। ठीक है, इब्राहिम लोधी पर पूरा का पूरा दिल्ली नहीं आया था, दिल्ली के कुछ छोटे मोटे राज्य आए थे। और आपको पता होगा इसी समय बाबर जो है बड़े तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। और खानवा का युद्ध, इसके पहले अगर हम बात करें कि इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध हुआ था और सेकंड वाला युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। तो ध्यान दीजिएगा, खानवा का युद्ध हुआ और ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें कि राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत हुआ था। इस प्रकार से जो है
मेवाड़ की कहानी यहाँ तक आती है। अगर हम बात करें कि मेवाड़ ने मुग़ल आधिपत्य कब स्वीकार किया, तो इसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, लेकिन आप यहाँ अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। मुग़ल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में जो है मेवाड़ ने मुग़ल आधिपत्य को स्वीकार किया। इसके पहले मुग़ल आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। हालांकि मुग़ल के द्वारा हारे जरूर थे राणा सांगा, लेकिन आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया था। आधिपत्य को कब स्वीकार किया गया? जहांगीर के शासनकाल में। तो याद रखिएगा, इतनी सी हिस्ट्री थी जो है मेवाड़ के बारे में। इसी तरह हम लोग 1-2 टॉपिक और कवर करेंगे कश्मीर के बारे में। अब याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा, एक भी दिन आपका गैप नहीं होगा। बिल्कुल परेशान मत होइए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखते रहिए और ऐड को स्किप मत किया करिए। बस एक निवेदन आपसे, ठीक है? वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे सभी भाइयों बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।